अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद नसरुल्लाह मलिक के साथ नाजरीन, मैं हूँ माहा इकबाल। मलिक साहब अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर प्रोग्राम नहीं कर पा रहे, तो आज भी उनकी जिम्मेदारियाँ मैं सर अंजाम दे रही हूँ। नाजरीन, जिस तरह से इलेक्शंस 2024 तकरीबन आ चुके हैं, कुछ ही रोज़ बाकी रह गए हैं और इस तमाम तर सूरत हाल में जो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है वो ये है कि दीगर सियासी जमातें मुतहरिक हो चुकी हैं और वोटर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं, जिनमें हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े दावे और वादे सामने आ रहे हैं जो कि आवाम से हमेशा किए जाते हैं। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाएगा, हेल्थ सिस्टम को बेहतर किया जाएगा और मुआशी इस्लाहात लेकर आएंगे और इसके अलावा वो तमाम मसाइल हल किए जाएंगे आवाम को जो आवाम को दरपेश हैं। लेकिन बात फिर यही है कि क्या अब की बार आवाम की मसाइल हल करने के लिए क्या कोई वाकई खातिरख्वाह इकदाम किए जाएंगे, क्योंकि फैसला हम आवाम ने करना है और 2024 के जो आवाम हैं, जो वोटर्स हैं, वो इतने बाशऊर हो चुके हैं कि झूठी तसल्लियों और सच्चे वादों में फ़र्क जान चुके हैं। इस तमाम तो सूरत हाल पर बहरहाल बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा पैनल होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून है राना एहसान अफजल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा होंगे अली सावर साहब और स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार हैं अली मुमताज़ साहब। तमाम का बेहद शुक्रिया और बात का आगाज़ में करूँगी राना एहसान अफजल आप सबसे। सर, जिस तरह से सूरत हाल ये है कि आवाम इस दफ़ा काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, वो अब शायद इस दफ़ा इन झूठे दावों और वादों पर यकीन करते हुए नजर नहीं आ रहे। कल हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक प्रिसाइज मंशूर पेश किया गया जिनमें वही सब बातें कि मुआशी इस्लाहात को बेहतर किया जाएगा और आवाम के तमाम मसाइल हल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस दफ़ा आप ऐसा क्या कुछ मुख्तलिफ लेकर आएंगे कि इस दफ़ा आवाम आपको मुंतखब करने पर मजबूर हो जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रिलीफ की तो आप जो मर्जी दावे करें और अवाम को एक सब्ज बाग दिखाएं, लेकिन वो बेमानी होता है अगर आप उसको पूरा ना कर पाएं। तो पीएमएलएन जो है वो समझती है कि जो मंशूर हम लेके आए हैं वो रियलिस्टिक है, वो अचीवेबल है और तभी जहां हमने एक एक 32 जो शोबे हैं उसके ऊपर हमने अपना मंशूर पेश किया है, जिसके अंदर हमारी पास्ट परफॉर्मेंस भी हमने दी है और उसके साथ साथ जो हमारे वादे हैं और जो टारगेट्स हैं वो हमने दिए हैं। अब मिसाल के तौर पे इकोनॉमी का अगर मंशूर है तो हम समझते हैं कि जीडीपी की ग्रोथ रेट पहले 4% पे हम 2025 में लेके जाएंगे, फिर 26 में वो 5% पे होगी और फिर आखिरी जो 2-3 साल होंगे उसको 6% पे हम लेके जाएंगे। तो ये एक रियलिस्टिक टारगेट है जिसको हम समझते हैं हम अचीव कर सकते हैं। जीडीपी पर कैपिटा जो है उसको 2000 का हमारा टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ द टेन्योर हम लेके जाएं। इसी तरह टैक्स टू जीडीपी को हम 13.5% पे लेके जाना चाहते हैं। जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं, हमारा टारगेट है कि जो लॉस मेकिंग है उनको हम प्राइवेटाइज करें। इसी तरह जो फिस्कल डेफिसिट है उसको हम 3.5% के ऊपर 2028 तक हम समझते हैं कि हम लाभ लाने में कामयाब हो जाएंगे। करंट अकाउंट को हम 1.5% पे काबू कर रहे हैं। तो ये जब हम इकोनॉमिक मेजर्स हम लेंगे तो तभी मुमकिन होगा कि हम वो फिस्कल स्पेस क्रिएट कर सकें आने वाले 1-2 सालों में कि हम अवाम को कोई आसाइशें या आराम या रिलीफ जो है वो दे पाएं। तो ये एक रियलिस्टिक बजट है। हमने 10,000 मेगावाट की बात की है, बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन ये हमने इस तरह के वादे नहीं किए कि 300 यूनिट से नीचे बिजली फ्री होगी सोलर पैनल से, और जब आप उसका तयन करें तो 65% जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो 300 यूनिट से बिजली फ्री नीचे लेता बिजली इस्तेमाल करता है और उसके लिए सिर्फ अगर आप इसका तयन कर ले कि कितने मेगावाट सोलर पैनल लगेंगे वो हजारों की तादाद में होंगे और उसके लिए डॉलर कितने चाहिए होंगे जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये ऐसा वादा है जो पूरा नहीं हो सकता। तो हमने रियलिस्टिक वादे किए जो हम समझते हैं 5 सालों में हम मुकम्मल करेंगे। हमें इदराक है कि मईशत कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही है और जिस तरह पहले भी पीएमएलएन ने मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप के अंदर रहते हुए ना सिर्फ दहशत गर्दी को इस मुल्क से ख़त्म किया, सीपैक लॉन्च किया, 12,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स किए, तो इसी तरह हम इस दफ़ा भी जो है वो डेवलपमेंट की सियासत करने के लिए तैयार हैं और मंशूर हमारा इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। ठीक है अली मुमताज़ साहब, जिस तरह से हम ये गुफ्तगू सुन रहे हैं राना एहसान साहब की, वो कह रहे हैं कि हमारे जो दावे हैं, जो हमारे मंशूर है वो रियलिस्टिक हैं, उस पर अमल किया जा सकता है। हम वो दावे नहीं कर रहे जैसे कि 300 यूनिट तक बिजली को मुफ्त फराहम कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये सियासी जमातों की तरफ से मंशूर दे दिया गया है, कितनी हद तक ये काबिल अमल है? देखिए, मंशूर एक तरफ, लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर
جو ایک پارٹی پالیٹکس جو فیملی پالیٹکس ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں جن کی خدمات ہیں ان کو ان کی خدمات کا صلہ ملنا چاہیے. اب جیسے کہ رانا احسان افضل صاحب ہیں، ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا قومی اسمبلی کا فیصل آباد سے، لیکن وہ قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ اس وجہ سے ملا کہ وہاں پر راجہ ریاض صاحب کو نوازنا تھا، ایک ایسے سیاستدان کو کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے، ایک ایسے سیاستدان جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی رہے، اور پھر اس کے بعد ان کے پیٹھ میں انہوں نے چھرا گھونپا اور وہ پھر پی ڈی ایم کے ساتھ مل گئے صرف اس لیے کہ مجھے اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے. اور پھر اس کے بعد جب الیکشنز کا ٹائم آیا تو رانا احسان افضل صاحب جن کی پارٹی کے لیے بڑی خدمات ہیں، جس طرح ابھی اس پروگرام میں بھی وہ پارٹی کا موقف، پارٹی کا منشور بیان کر رہے ہیں، اسی طریقے سے جب کوئی پارٹی کے اور لوگ اویلیبل نہیں ہوتے تھے تو یہ پارٹی کا منشور اور پارٹی کی جو خامیاں تھیں یا پی ڈی ایم کی حکومت کی جو خامیاں تھیں ان کے اوپر ایکسپلین کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ جی کہاں پر جو پرسیپشنز ہیں وہ غلط ہیں یا کہاں پر جو تنقید ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے. اب رانا احسان افضل صاحب کو تو آپ نے ٹکٹ دی نہیں، آپ نے وہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نام پر آپ نے راجہ ریاض صاحب کو دے دی. تو پارٹیز کو سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں نا، انصاف بہت ضروری ہے معاشرے میں، جہاں پہ ہمارے لیے معیشت کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے، وہیں پر یہ کہ رول آف لا کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، وہاں پر یہ کہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک بھی ہونا چاہیے، انصاف ود ان دا پولیٹیکل پارٹی بھی ہونا چاہیے. اور جب اب رانا احسان افضل صاحب جو بات کر رہے ہیں اپنے منشور کی، دیکھیں منشور پہ عمل درآمد تو تبھی ہو سکے گا نا کہ اگر سادہ اکثریت ہوگی، جس کا مطالبہ بھی پی ایم ایل این کر رہی ہے، اور سادہ اکثریت ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے. وہ مخلوط حکومت قائم ہوگی، مخلوط حکومت قائم ہوگی تو پھر ہمیشہ سر پہ تلوار لٹک رہی ہوگی کہ کسی بھی وقت آپ کا اتحادی جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا تو آپ کی حکومت گئی، جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوا. تو سادہ اکثریت نہیں ملے گی، 2/3 اکثریت تو بہت ہی دور کی بات ہے. تو جب آپ کو سادہ اکثریت بھی نہیں ملے گی تو آپ ان پلانز کو کس طرح امپلیمنٹ کریں گے؟ اور اگر آپ نے پلانز کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ 16 ماہ میں، اور خاص طور پہ 2022 کے اینڈ پر جب اسحاق ڈار صاحب آئے تھے تو ان کو کس طاقت نے روکا تھا کہ وہ آ کے ہماری جو اکانومی ہے اس پر جو انہوں نے دعوے کیے تھے اس کو وہ ٹھیک نہ کر سکیں؟ ابھی رانا احسان افضل صاحب نے کہا کہ 300 یونٹ کا اعلان کر دینا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اعلان ہوا ہے یہ ان ریئلسٹک ہے. رانا احسان افضل صاحب 2022 میں حمزہ شہباز صاحب نے کہ جب وہ 20 نشستوں پر پنجاب اسمبلی کے الیکشنز ہونے تھے اور حمزہ شہباز صاحب کو اپنی چیف منسٹرشپ خطرے میں نظر آ رہی تھی، تو حمزہ شہباز صاحب نے اس وقت خود اعلان کیا تھا کہ ہم 300 یونٹ تک کی بجلی فری دیں گے. تو اب جو ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اعلان کر دیا تو اس پہ رانا احسان افضل صاحب یہ تو نہ کہیں کہ جی یہ ان ریئلسٹک ہے. اگر یہ ان ریئلسٹک ہے تو پھر اس وقت آپ نے کیوں اعلان کیا؟ یعنی کہ آپ کی سوچ میں، آپ کی پارٹی کی پالیسیز میں، اپروچ میں تضادات ہیں. ایک بات آپ آج کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اس بات میں آپ کا کوئی ایک اور رد عمل، ایک اور موقف آ جاتا ہے. تو برابری ہونی چاہیے اور برابری کے ساتھ اگر چلیں گے تو میرے خیال میں چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوں. بالکل ٹھیک ہے. شامل گفتگو کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی علی ساول کی ہمارے ساتھ موجود ہے. علی ساول، جس طرح سے ہم گفتگو سن رہے ہیں، رانا احسان افضل کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو معاہدے ہیں، ہمارے جو منشور ہیں وہ قابل عمل ہیں. ہم اس طرح کے دعوے نہیں کر رہے کہ 300 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کی جائے گی، لیکن یہ دعوے ہم گزشتہ حکومت میں دیکھیں تو حمزہ شہباز بھی کر چکے ہیں. لیکن آپ اس طرف اگر لے کر آئیں عوام کو، تو کیا اب اس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے کہ عوام کے لیے واقعی کوئی ریلیف سامنے آ سکے؟ جی مہا، تھینک یو سو مچ اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. پینل کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. رانا صاحب سے سب سے پہلے تو کہ ان کو واقعی ٹکٹ ملنا چاہیے تھا، اور میرا خیال ہے نون لیگ کے ساتھ پرابلم یہی ہے کہ انہوں نے اتحاد کس طرح آگے لے کے جانا ہے اور کس طرح ایک منیمم جو ان کا سیٹ ٹارگیٹ ہے وہ اچیو کرنا ہے فار دا نیشنل اسمبلی. بٹ رانا صاحب کی فیملی کی کنٹریبیوشن ایون ایٹ دا ٹائم آف پرویز مشرف صاحب از کمینڈیبل اینڈ بگ فین آف the services of his family. اس کے علاوہ جو آپ نے ٹارگیٹس کی بات کی ہے وہ آئی تھنک دعوے تو سارے ہی کرتے ہیں، بڑا اچھا منشور دیا ہے، ٹارگیٹس دیے ہیں، بٹ ہمیں کوئی اکنامک جو لائے عمل ہے، امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی ہے، وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی فرام پی ایم ایل این. واٹ پیپل پارٹی سیز ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اب دیکھیں ہم نے لیپ ٹاپ اسکیمس بھی دی ہیں، ہم نے یلو کیبس بھی چلائے ہیں، بٹ وہ کتنا ٹرکل ڈاؤن ہوا؟ نون لیگ کی پالیسی ہے کہ یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پہ بلیو کرتے ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں، ہم نے اپنے ڈاؤن ٹراڈن جو ہمارے سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، ہم نے اس کی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے. اور پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے وہ ڈائریکشن اسی کی طرف ہی ہے کہ لیونگ کو ہم تھوڑا سا ایزیئر کریں فار آر مارجنلائزڈ پیپل. اب ہم اس میں کتنا اچیو کر لیتے ہیں، وی ہیو یٹ ٹو سی. بٹ جو ٹارگیٹس ہم نے دیے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بڑا کامیاب پروگرام ہے، انٹرنیشنل ڈونرز ایجنسیز کے تھرو بھی چل رہا ہے. ملک کے اوپر ایک ہے بوجھ یہ، بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ سارا پاکستان نہیں اٹھایا ہوا ہے. 300 یونٹس از ناٹ
टारगेट जो कि कैन नॉट बी अचीव्ड। अब 10,000 मेगावाट्स की बात तो बहुत ठीक है, बट वो फर्नेस ऑयल पे होगा, किस पे होगा, ये भी अभी हमने इनके मंशूर में देखना है। सो बहुत से लूप होल्स हैं, बट हमारे जो मिनिमम टारगेट्स हैं इंशाल्लाह ताला हम वो अचीव करने की कोशिश करेंगे। और जो 20 लाख घर का हमने वादा किया था सिंध के जो फ्लडेड एरियाज थे उनमें इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट पार्टनरशिप से वो काम चल रहे हैं। एंड पाकिस्तान का, मैं राना साहब को भी ये कहता हूँ एंड अली साहब को भी, कि वी नीड टू सिट टुगेदर। ये हो नहीं सकता कि अब पाकिस्तान कैन बी अप फॉर अ डिवाइड एनी मोर। ये पॉलिटिकल पार्टीज को मिनिमम किसी इकोनॉमिक एजेंडा पे आना पड़ेगा। और आप सही कह रही हैं कि मखलूत हुकूमत पे चैलेंजेस आ जाएंगे और आने हैं, बट पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी मैच्योर टू एड्रेस दोज इश्यूज जो कि हम फेस करेंगे पोस्ट 2024 इलेक्शंस। ठीक है। और अली साहब, ये भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो पंजाब में इस वक्त बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि सिंध में ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो आप पंजाब में भी आ गए हैं और पंजाब की आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब आप इस तरह की सूरत हाल को कैसे टैकल करेंगे? पंजाब में क्या रिफॉर्म्स लेकर आएंगे कि आवाम वाकई आपको वोट दे सकें? जी, अंगूर खट्टे हैं, सिंध की हमेशा बात की जाती है। आई कम फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम हार्ट ऑफ पंजाब। सॉल्ट ट्रेन से मेरा ताल्लुक है। आई रिप्रेजेंट खुशाब। और यस, यू आर राइट कि पंजाब में हमारी रूट्स इतनी नहीं है पीपल्स पार्टी की, बट आई स्टैंड विद द एजेंडा ऑफ द पीपल्स पार्टी। आई स्टैंड विद द लेगेसी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जो प्रो पुअर प्रोग्राम्स हैं, आई स्टैंड विद दैट। रहेगी बात सिंध की, तो सिंध में आफ्टर एनएचसी अवार्ड्स एंड 18th अमेंडमेंट जितनी बेहतरी आई है, आई थिंक सिंध, पीपल ऑफ सिंध आर देयर टू डिसाइड। और मेरा ख्याल है कि जो रिजल्ट है इन 2024 वो कोई डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। राना हसन, जिस तरह से आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, अली सावल की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद ये बातें सिर्फ तनकीद के लिए की जा रही है और अंगूर खट्टे हैं, कुछ इस तरह की मिसाल दी जा रही है। अब वाकई आपको लगता है जो टारगेट आपकी तरफ से रखे गए हैं वो आवाम के लिए, आवाम को पूरे होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आवाम इस दफ़ा बेजार हो चुके हैं, वो अब वाकई में कुछ करते हुए देखना चाहते हैं। अमली तौर पर ये तमाम जो आप उसूल रख रहे हैं या फिर मंशूर पेश कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि उन पर अमल भी किया जाए। देखें, बात ये है कि ये तो क्लेम्स हैं, हमारे टारगेट्स हैं, ये कह लें प्रॉमिसेस हैं जो हम आवाम के सामने रख के आगे बढ़ रहे हैं। और एक अच्छा प्लान है, रियलिस्टिक प्लान है, जिस तरह मैंने आपको कहा। इसका तयन तो अवाम ने जो है वो करना है कि क्या वो हमारे जो है वो जो दावे हैं उनको मान के हमें वोट जो है 8 फरवरी को देते हैं या नहीं देते। लेकिन बात ये कि हमारी परफॉर्मेंस है, अगर 2013 का आप पाकिस्तान याद रखें तो कोई 2500 टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते थे ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। तो वो भी एक वक्त था जब 16 घंटे 12 घंटे लोड शेडिंग होती थी अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर, और एक होपलेस सिचुएशन थी आपकी रिजर्व्स की भी जो है। तो हमने उस सिचुएशन से मुल्क को निकाला बाहर। अभी बाकी जो 16 माह की हुकूमत है उसमें भी हमने डिफॉल्ट से बचाया इस मुल्क को। तो मैं समझता हूँ कि इन्हीं बेसिस के ऊपर हम वोट मांगेंगे लोगों से, और अगर हमें मौका मिला तो जरूर हम इन चीजों को जो है वो इन वादों को पूरा करेंगे। देखिए, मियां साहब ने भी मंशूर की जो हमने जब लॉन्चिंग में उन्होंने कहा कि अगर जो है वो ये रुकावटें ना पैदा की जाती जिस तरह साजिशें की गई, तो अगर हमें मौका मिला तो हम जरूर मुल्क को आगे लेके जाएंगे। पहले भी 2018 का भी जो पाकिस्तान था उसमें 4-5% से कम इन्फ्लेशन थी। तो ये तो बहरहाल अब हमने एक अच्छा प्लान दिया है, अपने लिए हमने टारगेट ऐसे दिए हैं कि जिसको आप मेजर कर सकेंगे क्या हम उनको अचीव करते हैं या नहीं करते, और बड़ा थॉट प्रोसेस इसके अंदर गया है। बहरहाल हमारी जो है वो लाएमल हमने रख दिया अपना अगले 5 सालों का आवाम के सामने, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, क्लाइमेट चेंज हो, सारे शोबों के ऊपर अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी हो, उसके अलावा जो है वो जुडिशल रिफॉर्म्स हो, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर रिफॉर्म्स हो, सारा हमने अपना मुद्दा बयान कर दिया है मैनिफेस्टो के अंदर। और इंशाल्लाह और सर अब देखना है यही है कि आवाम को कितनी हद तक रिलीफ मिल सकता है। ये तमाम दावे और वादों को मद्देनजर रखते हुए जो भी हुकूमत आएगी वो क्या कुछ कर पाएगी आवाम के लिए, इन तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद।